दुर्ग जिले में फेमस अस्पताल हाईटेक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को माना जाता है क्योंकि इस अस्पताल में मरीजों के लिए सर्व सुविधा इलाज की व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। आपको बता दें कि कोविड काल में बेहतर इलाज कराने का जिम्मा हाईटेक अस्पताल ने उठाया था, उसे 100% निभाया भी था। अस्पताल में हर प्रकार के मरीजों का इलाज किया जाता है, साथ ही मरीजों के लिए सर्व सुविधा युक्त बेड उपलब्ध हैं। हाईटेक अस्पताल में अनुभवी डॉक्टरों की टीम मौजूद है जो मरीजों के बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया करा रही है। हाईटेक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में मरीजों के लिए आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड के द्वारा इलाज किया जा रहा है। वहीं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती उनके लिए भी अस्पताल में टेस्ट टू बेबी की सुविधा है। अस्पताल के डायरेक्टर मनोज अग्रवाल ने अस्पताल के स्टाफ और मरीजों को परिवार की तरह देखते हैं। हाईटेक अस्पताल जो कि भिलाई जुनवानी रोड पे स्थापित है, हमारे अस्पताल में आज के दिन में सभी प्रकार की बीमारियां, चाहे वो न्यूरो का हो, ऑर्थो, गायनिक, MD मेडिसिन्स, मतलब तमाम तरह की जितने भी बीमारियां हैं उसका इलाज एक छत के नीचे काफ़ी मतलब अच्छे डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स जो कि शहर के और ये राज्य के जो बड़े चिकित्सक है वो हमारे यहाँ 24 घंटे वर्कआउट करते हैं। और हमारे अस्पताल में 175 मरीजों को एक साथ रहने का भवन है। उसके अलावा 40 ICU बेड्स है जिसमें 20 से 25 वेंटिलेटर हमारे पास है। और इस अस्पताल में हर प्रकार की जांच की सुविधा जो अस्पताल के अंदर बनाई गई है, चाहे वो एक्सरे मशीन हो, चाहे वो CT स्कैन हो, चाहे वो पैथोलॉजी हो, सारे तमाम तरह की सुविधाएँ हमारे अस्पताल में है। और आगे चल के मैं इस अस्पताल में और भी जो कमियां हैं, जो MRI मशीन वगैरह आज के दिन में नहीं है, वो आने वाले समय में मैं उसका स्थापना करने जा रहा हूँ। अभी लेटेस्ट में हमारे यहाँ आयुष्मान का इलाज का भी सुविधा हमारे अस्पताल में चालू की गई है। उसके अलावा खूबचंद बघेल की भी इसमें हमारे यहाँ चालू किया गया है। स्वास्थ्य सेवा मिलेगा, अगर इसमें कोई मरीज इलाज कराना चाहे तो इसकी सुविधा भी हमारे अस्पताल में चालू कर दी गई है। पता ही है, हाईटेक हॉस्पिटल दुर्ग संभाग का एक जाना माना हॉस्पिटल है। आज हम कोविड और नॉन कोविड के जो मरीज हैं उनके लिए अलग अलग पृथक व्यवस्था है हमारे यहाँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, खूबचंद बघेल योजना के अंतर्गत, जिसको हम आयुष्मान भारत भी नॉर्मली नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत हमारा अस्पताल जो है अधिकृत है। इसके साथ ही साथ ESIC के माध्यम से भी जो है यहाँ पे पेशेंट ESIC कार्ड के माध्यम से भी पेशेंट का यहाँ पे रेगुलरली इलाज किया जा रहा है। इन तमाम सुविधाओं के साथ साथ जो इंश्योरेंस पेशेंट्स हैं, TPA के पेशेंट्स हैं, मैक्सिमम जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, TPA के जो पेशेंट्स हैं, उनके सारे पेशेंट्स का इलाज जो है कैशलेस ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ हाईटेक हॉस्पिटल के अंतर्गत एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटीज़, चाहे वो कॉर्पोरेट्स के पेशेंट्स हो, चाहे TPA के पेशेंट्स हो, चाहे आयुष्मान भारत जिसको हम छत्तीसगढ़ में खूबचंद बघेल योजना के अंतर्गत के जो पेशेंट्स हैं उन सब का इलाज जो है हाईटेक हॉस्पिटल में किया जा रहा है। हमारे यहाँ एक ही छत के अंतर्गत जितने भी तमाम फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो कार्डियक हो, चाहे वो न्यूरो हो, चाहे चेस्ट या क्रिटिकल केयर के केसेस हो, ऑप्स हो, गायनी है, पेडियाट्रिक्स है, तमाम डिपार्टमेंट्स का जो है इलाज किया जा रहा है और लगातार हम अपनी सेवाएं देते जा रहे हैं। कोविड का जो काल है वो अभी भी चल ही रहा है, बावजूद उसके हमारे पास लगभग जो सुविधा एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो सारे हमारे पास हैं। हमारे पास रेस्पिरेटरी मेडिसिन को, एक जो मेरा फील्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन है उसी को अगर हम लें तो हमारे पास यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड ICU, वेंटिलेटर्स, ECMO, छत्तीसगढ़ में बहुत कम हॉस्पिटल्स के पास ECMO मशीन है, हमारे पास ECMO भी है। और उसके अलावा हमारे पास रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी यूनिट, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जिसमें कोविड क्योंकि एक सिर्फ फेफड़ों का बीमारी नहीं थी, वो शरीर के काफ़ी अंगों को प्रभावित करता है, तो
वो हमारे पास पूरी टीम, एक दक्ष टीम है जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, ENT, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, स्किन वाले, गायनी वाले डॉक्टर्स और फिजिशियंस, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे पास पूरी सुविधाएं इस अस्पताल में है। कोविड होने के बावजूद भी हमारे अस्पताल में न्यूरो के पेशेंट्स, कार्डियक पेशेंट्स जिनके एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत थी, हमारे बाईपास भी कोविड केस में मतलब काल में हमारे यहाँ पे एक सक्सेसफुल बाईपास भी हुआ है। 3 बार हमारे पेशेंट्स के लंग्स खोले गए। न्यूरो सर्जरी ऑन द एवरेज हमारे अस्पताल में 10 से 12 केसेस हर महीने होते हैं। तो सुविधा के हिसाब से तो हमारा अस्पताल इस अंचल का सबसे ज़्यादा सुविधाओं वाला अस्पताल है। अभी कितने केसेस किए गए होंगे सर? किस चीज़ के केसेस? न्यूरो के अगर मैं बोलूँ कि जब से वैसे कोविड काल की बात कर रहे हैं, उससे पहले कोविड काल में हमारे यहाँ करीबन 12 न्यूरो सर्जरीज हुई है। मतलब ये 15 मार्च से लेके आज 15 लगभग 18 मई हो गई है, इतनी सर्जरीज हुई है। 3 महीने के अंतराल में। क्योंकि पेशेंट को जब पता चला कि यहाँ पर कोविड के केसेस रख रहे हैं तो उनके अंदर भी एक डर था कि हम कोविड हॉस्पिटल में जाके इलाज ना कराएं। लेकिन जो मरीज विश्वास करके आए थे उन्होंने उनका इलाज भी किया और उनको कोविड से दूर भी रखा। और कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं? हमारे पास एक बाईपास ऑपरेशन हुआ था जो करीबन 4 अप्रैल को हुआ था और वो महिला ठीक ठाक होकर घर भी पहुँच गई। तो कोविड काल में ही हम लोगों ने इतना काम किया है जो कोविड सेंटर बनने के बाद यूजुअली सारे अस्पताल अपने कामों को शिथिल कर देते हैं, तो भी हमारा एक यूनिट था जिसको हमने हमेशा चालू रखा और वहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से इलाज करते रहे। मैं डॉक्टर रेखा रत्नानी हूँ। मैं एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ और मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसीज और जितने भी लैप्रोस्कोपी के द्वारा ऑपरेशंस होते हैं उसमें मेरी स्पेशलिटी है। इस हॉस्पिटल में हम लोग बहुत लकी हैं कि छत्तीसगढ़ को इस तरह के हॉस्पिटल की सुविधा मिल रही है। यहाँ पर हम बहुत ही अच्छा हाईली एडवांस एक IVF टेस्ट टू बेबी सेंटर है जहाँ पे अब तक पता नहीं कितने लोगों को सक्सेस मिल चुकी है, प्लस यहाँ का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो वो सारे स्त्री पुरुष जिनकी दोनों ट्यूब्स बन रहे हैं या अंडे बनने में दिक्कत है या जिनके बच्चेदानी में ट्यूमर्स हैं या जिनके हस्बैंड के स्पर्म में कुछ दिक्कत है, ये सारे पेशेंट्स का हमने यहाँ सक्सेसफुली ट्रीटमेंट किया हुआ है। ये हॉस्पिटल में एक और खासियत है कि यहाँ पे जितने भी हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। 10 बार अबॉर्शंस, 12 बार अबॉर्शंस या 15 बार अबॉर्शंस के बाद भी यहाँ से लोग बड़े अच्छे से अपना बच्चा लेकर गए हैं। तो ये एक अचीवमेंट है हमारे हॉस्पिटल के लिए। हमारे हॉस्पिटल ने उन लोगों को भी बच्चा दिया है जिन्हें बच्चेदानी का कैंसर हो चुका था, जिन्हें इवन बॉम्बे जाकर भी लोगों ने कहा था, डॉक्टर्स ने कहा था कि हम आपको बच्चा नहीं दे सकते हैं। उन पेशेंट को भी मैंने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति से बच्चा दिया है और उनके ट्विन्स हैं और वो अभी बड़े हैप्पी हैं। बड़ी बड़ी रक्सौलियाँ, ट्यूमर्स, बच्चेदानी से बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होना या बच्चेदानी का खसक जाना, इनके भी ऑपरेशन यहाँ बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब बच्चेदानी खसक जाए तो हम बच्चेदानी निकाल दें, क्योंकि हो सकता है उस स्त्री को अभी बच्चे की चाह हो या हो सकता है कि अभी वो नहीं निकालवाना चाहती है या उसकी उम्र कम है। तो ऐसे सारे पेशेंट्स का स्लिंग पद्धति से या मैश पद्धति से मैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन करके मैंने उन्हें वो सब दिया है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। सिमिलरली जैसे ट्यूब बंद हो गई या नसबंदी करा ली, अब वापस ट्यूब खुलवानी है, संतान सुख की प्राप्ति करनी है, उसके लिए भी यहाँ पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ये हॉस्पिटल कैंसर को, बच्चेदानी के कैंसर को बहुत ही शुरुआती दौर पे पकड़ लेता है। मतलब कैंसर होने के 15 साल पहले ही हम आपको बता देते हैं कि ये कैंसर की शुरुआत हो चुकी है, जिसे बहुत ही थोड़ा छोटे से एक ऑपरेशन के जरिए हम रोक देते हैं, जिससे आगे चल के उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस हॉस्पिटल में कॉल्पोस्कोपी की सुविधा है, यहाँ पर इवन लीड की सुविधा है, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है। यहाँ पे डिलीवरी के लिए बहुत ही डेडिकेटेड डिलीवरी रूम है जिसमें अपनी खुद की पूरी स्टाफ टीम, पैरामेडिक्स,
मिडवाइफ्स हैं, जिसमें पेशेंट को बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि एक बहुत ही फैमिली टाइप का फील रहता है उसमें। केयर बहुत अच्छी होती है। सो एक लेबर स्वीट है हमारे यहाँ, जिसमें कि बहुत ही अच्छे रियायती दरों पे हम उनको सुविधाएं देते हैं। नॉर्मल डिलीवरीज़ के लिए भी मेरा सेंटर जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से ट्रायल्स देती हूँ, नॉर्मल डिलीवरीज़ काफ़ी कराती हूँ, तो पेशेंट काफ़ी खुश होकर जाते हैं। यहाँ पे एक अच्छा कॉम्पैक्ट सा टीम है, जिसमें कि गायनी, उसके ट्यूमर्स, उसकी प्रॉब्लम, साथ में ऑब्स्टेट्रिक्स जिसमें कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, बच्चे की डिलीवरीज, साथ में बच्चा अगर नहीं हो रहा है तो उसकी सुविधा। सो एक कॉम्पैक्ट सा टीम है यहाँ पे, जिसकी वजह से पेशेंट एक बार यहाँ आता है तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है। ख़ास करके वो लड़कियां भी जिन्हें पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट प्लान्स हैं। डाइटिशियन के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलकर हम लोग काफ़ी अच्छे उनके लिए प्लान्स बनाते हैं। डिलीवरी के पहले फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन के साथ मिलके हम अच्छी खासी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, उनसे फिजियोथेरेपीज़ और एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जिससे काफ़ी हद तक नॉर्मल डिलीवरी होने में उन्हें सहायता मिलती है। तो ये भी मेरे इस हॉस्पिटल का एक अचीवमेंट है। और जिस तरह से ये अपने आप में अपने अच्छे काम के कारण, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के कारण, ये पेशेंट्स के द्वारा ही फेमस हुआ है हमारा काम। हमें अलग से कभी ऐसा करना नहीं पड़ता है, पेशेंट खुद आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हर वो पेशेंट जो गया है वो काफ़ी खुश होकर, सेटिस्फाइड होकर गया है। तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस हॉस्पिटल का हिस्सा हूँ और मैं पेशेंट्स के लिए कुछ कर पाती हूँ। एक्यूट स्ट्रोक जो हम कहते हैं, जिसमें अचानक लकवा हो जाता है, तो उसमें आजकल एक क्लॉट बस्टिंग ड्रग उपलब्ध हो गया यहाँ पे, जिसे उपयोग करने से लकवे से उभरने में ज़्यादा सहायता मिलती है, जल्दी ठीक होने की संभावना भी रहती है। इस ड्रग को एक्टिलाइज कहते हैं या अल्टीप्लेस कहते हैं, और इस्केमिक स्ट्रोक होने के 4 घंटे 4.5 घंटे के अंदर ये देना आवश्यक है। तो और हमारे इस अस्पताल में हमने इसको कई मरीजों में ये दिया है, हमको रिजल्ट भी अच्छे मिले हैं। तो मेरा सबसे अपील यही है कि जितना जल्दी संभव हो लकवे के लक्षण को पहचानना चाहिए, चाहे वो कोविड से संबंधित हो चाहे नॉन कोविड हो। इसको जितना जल्दी पहचाने और उसका अगर ये क्राइटेरिया फिट बैठता है और ये दवाई उसको देते हैं, एंटीप्लेस देते हैं, तो ऐसे मरीजों का रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ये हमारे यहाँ यह सुविधा उपलब्ध है, जिससे हम लकवे के मरीजों को ज़्यादा उचित इलाज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्यूट मेनिंजाइटिस है, एन्केफेलाइटिस है, स्टेटस एपिलेप्टिकस है, मतलब लगातार झटके आ रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहे हैं, उसका भी हमारे यहाँ पे उचित इलाज हो रहा है और रिजल्ट हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं। सर, जब पहली दवाई का नाम बता रहे थे, तो दवाई को देने के कितने दिन के अंतराल में डायलिसिस के मरीज ठीक हो जाते हैं? उसका विंडो पीरियड जो बोलते हैं वो 4.5 घंटा है, पर ऐसा नहीं कि 4.5 घंटे तक देना चाहिए। उसको अगर आप आधे घंटे के अंदर दे दें तो रिजल्ट और अच्छा है। अगर 2 मरीज हैं, एक को अपने आधे घंटे में दिया और एक को 3 घंटे में दिया, तो फिर इसको आधे घंटे में दिया वो शायद ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। तो जितना जल्दी दे, पर अब 4.5 घंटे तक दे सकते हैं, और उसके बाद जितना जल्दी उसको दे उतना अच्छा रिजल्ट। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार सिंघल है। मैं एमडी मेडिसिन हूँ और यहाँ सीनियर कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन हूँ। अभी जैसे आप लोगों को मालूम है कि अभी कोरोना का समय चल रहा है। कोरोना के पेशेंट को ट्रीट करते हुए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि हमें कोरोना के पेशेंट को स्टेरॉइड देना पड़ता है। तो जब हम स्टेरॉइड देते हैं तो उससे ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बहुत सारे जो डायबिटिक के पेशेंट हैं वो भी कोरोना से ग्रसित हुए, उनको स्टेरॉइड देने से उनका शुगर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस सामने आते हैं कि ऐसे लोगों का ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का खतरा, और आजकल आप जैसे सुन रहे हैं कि ऐसे पेशेंट को ब्लैक फंगस का भी खतरा रहता है। तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ ये अच्छा है कि हाईटेक हॉस्पिटल में चेस्ट फिजिशियन भी हैं, एमडी मेडिसिन भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, ईएनटी सर्जन और आई सर्जन भी हैं, जिससे हम लोगों का सबका काम आसान हो जाता है। दूसरा जो प्रॉब्लम आती है कोरोना में, इस कोरोना के कारण, इन्फेक्शन के कारण ब्लड क्लॉटिंग बढ़ने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है शरीर में, तो जिसके कारण हार्ट अटैक होने का खतरा,
जिसके कारण स्ट्रोक होने का खतरा और गैंग्रीन होने का खतरा भी रहता है। तो इसको हम लोग को बहुत ज़्यादा मॉनिटर करना होता है कि उनका जो खून गाढ़ा है उसको नॉर्मल अवस्था में लाया जाए। तो इसके लिए हमको डी डायमर की जांच करानी पड़ती है। डी डायमर ज़्यादा हो तो हार्ट अटैक का खतरा, स्ट्रोक का खतरा या दूसरी चीज़ों का खतरा। अगर हम ज़्यादा मात्रा में दवाई दे दें तो कहीं से भी ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। तो हम इसको बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग डी डायमर हर 48 से 72 घंटे में कराते रहते हैं। ये बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और यहाँ से हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट इसलिए ठीक होके गए हैं क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी है, मिलकर सब काम कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम डॉक्टर गरिमा बालपांडे है। मैं हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट के तौर पे कार्यरत हूँ। आज मैं आपको ये बताने चाह रही हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। एज सच ए डर्मेटोलॉजी जो ब्रांच है वो डिवाइडेड है क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी, लेप्रोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी। सो जैसे कि हम देखते हैं कि स्किन डिसीजेस जो कि काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है, फॉर एग्जांपल इरिथ्रोडर्मा, पुस्टुलर सोरियासिस, पेम्फिगस वल्गैरिस, जिसमें पल्स थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा कुष्ठ रोग जो हम सभी जानते हैं जिसको हैंसेंस डिसीज़ के तौर पे जाना जाता है। तो हैंसेंस डिसीज़ जो कि टाइप 1 टाइप 2 रिएक्शन के साथ हमारे पास प्रेजेंट होती है, जिसमें नॉन हीलिंग अल्सर्स देखे जाते हैं। तो हम इस प्रकार के पेशेंट्स भी अपने हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल द क्लिनिकल थिंग्स वी हैव द कॉस्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट। कॉस्मेटोलॉजी हमारा एक अलग सेटअप है जिसमें हमारे पास लेज़र हेयर रिमूवल की मशीन है जो कि माइल्समैन है, टैटू रिमूवल, स्किन टैग रिमूवल, लेज़र स्किन रिजुवनेशन की टेक्निक्स है जो कि हम अकीरा से करते हैं। और हम जो स्किन टैग्स निकालते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा निकाली जाती है, जिससे आपको मिनिमल काइंड ऑफ स्कारिंग देखा जाएगा, स्कारिंग रिड्यूस होगा। और हेयर ग्रोथ टेक्निक्स में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम यूज़ करते हैं, डर्मा रोलर की टेक्निक्स हमारे पास है जो हम यूज़ करते हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट जैसी फैसिलिटीज़ भी हमारे पास अवेलेबल है। मेरा नाम दीपक बंसल, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हाईटेक हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैं अपनी फुल टाइम सेवा हाईटेक हॉस्पिटल में दे रहा हूँ और हमारा हॉस्पिटल न्यूरो संबंधित में पूरा अच्छे से सेवा देता है। जैसे हम हर तरीके की न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम, न्यूरो सर्जरी हो, न्यूरोलॉजी हो, सब तरह के प्रॉब्लम को हमारे यहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है। या तो कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया, स्पाइन ट्यूमर हो गया, स्पाइन डिस्क हो गया, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई या लंबर प्रॉब्लम हो गई, या हम कुछ से कुछ पद्धति द्वारा उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ माइक्रोस्कोपिक हो गया, एंडोस्कोपिक और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी भी अच्छे से की जाती है। यहाँ हम जो लंबर डिस्क होता है जिनमें बोलते हैं कि बहुत पेनफुल होता है ऑपरेशन द्वारा करना, लेकिन हमारे यहाँ एकदम मिनिमम पेन से या पेनलेस सर्जरी की जाती है, जिससे उनको स्कैर भी छोड़ा रहता है और बाद में कुछ तकलीफ भी नहीं आती और वो अपने डेली लाइफ में जल्दी जल्दी लौट जाता है और उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि उसकी कोई सर्जरी की भी गई है। ऐसे ही इसी तरीके से हम करते हैं ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एकदम छोटे से होल करके मिनिमल, उसको बोलते हैं मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। उसी तरीके से हम ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी भी करते हैं और उसको बिल्कुल दिखता भी नहीं है कि एहसास भी नहीं होता है कि उनकी सर्जरी की गई है। और आजकल बहुत ही एक्सीडेंट वाले लोग आते हैं जिनका सर में चोट लगी रहती है, गंभीर से गंभीर चोट, और उनका हम तुरंत ऑपरेशन करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि सर की चोट में देखा गया जो भी उपचार उनको बाहर मिलेगा उनसे ज़्यादा, उनसे बेहतर उपचार हम हमारे भिलाई क्षेत्र में हाईटेक हॉस्पिटल में दे रहे हैं। ब्रेन की चोट में ऐसा होता है कि आपको तुरंत ऑपरेशन करना होता है, नहीं तो मरीज की जान जाने की क्षमता रहती है। ये हम उनको तुरंत ही करके देते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं कि हमने तुरंत ही ऑपरेशन किया है और पेशेंट विदिन 1 या 2 दिन में बोलने चलने लगे हैं। तो इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे क्योंकि हमने तुरंत ही ऑपरेशन करने का उनको प्रयास किया है। और हमारे यहाँ हर तरीके की सुविधा भी उपलब्ध है। या तो बोल दीजिए माइक्रोस्कोपिक, जिसमें हम लोग बहुत ज़रूरी होता है माइक्रोस्कोप यूज़ करना, जिससे अच्छे तरीके से ऑपरेशन किया जाए। ये तो रह गई ब्रेन ट्यूमर और स्पाइन वाली बातें। हम यहाँ बच्चों के ऑपरेशन भी करते हैं। बच्चों के सिर में पानी जम जाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकेफालस, उसके लिए भी शंट सर्जरी होती है और एक नई पद्धति है ETV, जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। हमारे यहाँ वो सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे बच्चे को बिना कुछ ज़्यादा चीरफाड़ किए हम उसकी जो सर के पानी को अंदर ही अंदर निकाल देते हैं, जिससे बच्चे का सर भी नहीं पड़ता, बच्चे को मालूम ही नहीं पड़ता कि उसकी सर्जरी भी की गई है। इसके साथ साथ में और जो मिर्गी वाली प्रॉब्लम है उसके भी जो उपचार हमारे यहाँ पर किए जाते हैं। मिर्गी हो गया, लकवा हो गया, इसके भी अच्छे खासे उपचार किए जाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाश बख्शी हूँ। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ हाईटेक हॉस्पिटल में।
तो हम लोग हाईटेक हॉस्पिटल में पिछले सीज़न में भी काफ़ी काम किया है यहाँ पे कोविड के लिए। इस बार भी हम लोग ने काफ़ी मेहनत की है। जो हम लोग ने विशेष तौर पे सोचा था कि जितने भी कोविड पेशेंट्स होते हैं, दो पहलू रहते हैं। तो उसमें जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है कोविड से रिलेटेड, और दूसरा कोविड के बाद हार्ट के प्रॉब्लम बहुत सारे मरीज़ों को हो रहे हैं। डिस्चार्ज के बाद भी जो रिकवर होकर गए हैं ऐसे मरीज़ों में भी हार्ट अटैक देखे गए हैं, हार्ट के दूसरे कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। तो इस वजह से हमने ये सोचा था इस बार कि एक हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाए, ताकि जो कार्डियक पेशेंट कोविड के साथ में आ रहे हैं उसको हम लोग टाइमली देख के इलाज कर सकें, और जो ऑलरेडी कोविड के पेशेंट है उसमें कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो उसको हम लोग जल्दी से जल्दी पिक करके उसका ट्रीटमेंट करें। तो यहाँ पे जो कोविड का पार्ट है डॉक्टर प्रतीक देख रहे हैं, और कार्डियक के लिए हम लोग पूरे हर समय अवेलेबल रहते हैं। मेरे सामने डॉक्टर सिंघल का सपोर्ट है, डॉक्टर अपूर्व का सपोर्ट है। नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया, नेत्र पर्दा रोग विशेषज्ञ, आँख की पर्दा रोग विशेषज्ञ। कोविड में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और कई सारे कोविड पेशेंट डायबिटिक भी होते हैं। कई सारी ऐसी दवाइयाँ चलती हैं जिनको इम्यूनोसप्रेसेंट बोलते हैं, जिससे कि हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसकी वजह से एक फंगस होता है जिसको म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, और जो नाक के थ्रू धीरे धीरे आँख में घुसता है, साइनसेस में जाता है, और आँख के थ्रू फिर वो ब्रेन में जाता है, जिसकी वजह से उस पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो इसकी शुरुआत जब नाक से होती है, और कई बार पेशेंट एडमिट है तब भी हो जाता है, या फिर पेशेंट की छुट्टी हो गई है तब भी हो जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उस पेशेंट को लंबे समय तक ऑक्सीजन लगाओ, तभी ये होता है। जिस पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं लगा है, वेंटिलेटर पे नहीं है, उसको ब्लैक फंगस से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको ब्लैक फंगस नहीं होगा। और ब्लैक फंगस उसको भी तभी होगा जिसको बहुत लंबे समय से ऑक्सीजन लगा हो, डायबिटिक हो, और स्टेरॉइड्स का काफ़ी इस्तेमाल किया गया हो, उसी को होता है। अगर इसकी शुरुआत में ही पहचान कर ली जाए, नाक से कुछ काला काला कचरा जैसा निकलेगा, या आपके मुंह में कुछ काला जैसा आप मुंह खोल के आईने में देख सकते हैं, और अगर वो निकलता है तो आप समझ जाइए कि ब्लैक फंगस आपको शुरू हो रहा है। शुरुआत स्टेज में अगर इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से किया जाए तो ये आपकी ब्रेन तक नहीं पहुंचता, और आपको मतलब शुरुआत में इलाज करने से ये बीमारी से बचा जा सकता है। ऐसा है, ये ब्लैक फंगस जो है ये बहुत जल्दी ब्रेन तक पहुंचता है, 3 से 4 दिन में ब्रेन में पहुंच जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर ये अभी स्टेज में अगर पता चल जाए इसका, तो इसका निवारण हो सकता है दवाइयों द्वारा, इंजेक्शन द्वारा। आपके अस्पताल में ब्लैक फंगस से संबंधित किस प्रकार की इलाज की जा रहा है? हमारे यहाँ इसकी पूरी सुविधा है, इंजेक्शन से लेके ऑपरेशन से लेके जांच। इसमें ENT सर्जन के साथ मिलके हम लोग पूरा एक टीम होती है। मैं हूँ इसमें, ENT सर्जन है, और इसमें CT स्कैन लगते हैं, MRI ब्रेन लगते हैं, जिसके द्वारा हम इसकी पहचान करते हैं, और कुछ लैब टेस्ट होते हैं जिससे समझ में आ जाता है कि ये ब्लैक फंगस है, और उसके बाद इसका पूरा इलाज हो सकता है। यहाँ पे इंजेक्शन हो सकता है। अगर बहुत एडवांस डिजीज़ हो गई है तो साइनसेस में ऑपरेशन द्वारा, आँख के ऑपरेशन द्वारा इससे बचा जा सकता है। पूर्व में ब्लैक फंगस के मरीज यहाँ पाए जाते थे, ये पहली बार हो रहा है? ये पहली बार हो रहा है। ऐसा ब्लैक फंगस देखा नहीं जाता है, ये बहुत अनकॉमन है। ये कैंसर पेशेंट में मिलता है जिसको कि इम्यूनोसप्रेशन चल रहे हो, जिसमें कि रोग से लड़ने की क्षमता कम हो गई है, उन्हीं पेशेंट में ये मिलता है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अपूर्व वर्मा है। मैं हाईटेक हॉस्पिटल में यहाँ पे कान नाक गला रोग विशेषज्ञ के तौर पे काम कर रहा हूँ। अभी यहाँ हमारे पास एक छत के नीचे आप कान की सुनाई की जांच, कान की मशीनें, दूरबीन की जांच, नाक के साथ ही साथ कान, नाक और गले की सारी सर्जरी की सुविधा आप एक छत के अंदर मिल सकती है आपको। दूसरी चीज़, अभी जो पोस्ट कोविड यानी कि कोविड के बाद कुछ पेशेंट में देखा गया है एक ब्लैक फंगस की बीमारी, जिसको अपन म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, उसकी भी इलाज की सुविधा, उसकी सारी दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध है, और हम वो इलाज सकुशल यहाँ पे कर पा रहे हैं। बहुत से पेशेंट को अपन ने यहाँ से इलाज करके भी भेजा है, और कुछ पेशेंट का अभी ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो हम अपने डिपार्टमेंट में सारी कान की सर्जरी, नाक की सर्जरी, गले की पूरी दूरबीन जांच, स्लीप स्टडी सब यहाँ पे कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मिथिलेश देवांगन,
हाईटेक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको यहाँ पे उपलब्ध सेवाएं एवं हमारे द्वारा किए गए विशेष कार्य के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ विश्व स्तरीय NICU एवं PICU उपलब्ध है। हमारे यहाँ जितने भी नवजात शिशु होती है उनको स्पेशल केयर दिया जाता है तथा हमारे यहाँ अन्य शिशुओं की बीमारी या बड़े बच्चों की बीमारी जैसे हृदय रोग हो गया, गुर्दा रोग हो गया, उनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, उनके इलाज के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध है। अभी हाल ही के दिनों में हमारे यहाँ एक मरीज़ 9 साल की एक बच्ची थी जो हमारे यहाँ भर्ती हुई। उसे पूरे फेफड़े में निमोनिया था। हम लोगों ने उसे यहाँ पे 3 दिन तक इलाज किया। 3 दिन बाद हमने जब उसका एक्सरे कराया तो कम्प्लीटली नॉर्मल था। 3 दिन पहले जब बच्ची आई थी हमारे यहाँ तो उसको काफ़ी सांस में तकलीफ़ थी, उसका ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम था। फिर हमने उसको वेंटिलेटर पे डाला, वेंटिलेटर पर रख के हमने यहाँ पे 3 दिन तक उसका इलाज किया। 3 दिन तक इलाज करने के बाद फिर उसका हमने जब वापस देखा बच्ची में काफ़ी सुधार आ गया था। 3 दिन बाद हमने उसको वेंटिलेटर से बाहर भी निकाल दिया गया। इस तरह की जो सुविधा है हमारे यहाँ, जो स्टाफ नर्सेस वगैरह हैं वो भी बहुत दक्ष हैं इन सब चीज़ों में। हमारे यहाँ बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी की सुविधाएं भी उपलब्ध है। जिन बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी की शिकायत है उनके लिए फिजियोथेरेपी की सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। कोविड का जो संक्रमण है वो आमतौर पर हड्डी पर ज़्यादा असर नहीं करता है। हाँ, मगर ये है हड्डी का जो बीमारी है, जैसे पेशेंट आते हैं हमारे पास हड्डी फ्रैक्चर लेके आता है, उस टाइम ये देखने को आता है कि कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में कौन आदमी पॉजिटिव है, किसको लक्षण है कि नहीं है कोविड का, और क्या मरीज कोविड से संक्रमित है कि नहीं है, ये हमको जांच करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि एक बार पेशेंट को आपने ये समझ के लिया है कि ये पेशेंट नॉर्मल है और ऑपरेशन के दरमियान, ऑपरेशन से पहले उसको जो कोविड से संबंधित सावधानी लेना चाहिए वो उस पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए अभी कोशिश की जाती है कि जो भी मरीज आता है जिसको ऑपरेशन के लिए हम सलाह देते हैं, उन केसेस में कोविड का जांच करके करना उचित रहता है। वो मरीज के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर कहीं हमने ऑपरेशन किया उसके बाद उसको संक्रमण मान लो बढ़ गया तो यह बता पाना मुश्किल होता है कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, और संक्रमण बढ़ने से उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है। इसलिए कोविड संक्रमित है कि नहीं है ये जानकारी लेके ही ऑपरेशन करना या आगे ट्रीटमेंट करना उचित रहता है। सर, बोन से संबंधित कई तरह की बीमारियां पाई जाती हैं, खासतौर पर 30-35 साल के बाद में अधिकतर युवाओं के अंतर्गत और बुजुर्ग होते थे जिनके हड्डियों में, रीढ़ की हड्डियों में क्या गैप आ जाता है, जिसके कारण उनको पट्टा लगाना पड़ता है, पेन होता है अधिकतर। हाँ, ये बात जरूर है कि लगभग यंग एज में किसी प्रकार से, जैसे कमर पे कोई जोर आया, चाहे वजन उठाते वक्त हो या कोई एक्सीडेंट के कारण हो, उससे एक प्रकार से डिस्क की शिकायत आती है, जिसमें हमारे रीढ़ के हड्डियों के बीच में एक गद्दा सा डिस्क होता है, और उस डिस्क में अगर कहीं चोट का असर पड़ता है तो वो पीछे रीढ़ के हड्डी के अंदर उभार के रूप में प्रदर्शित हो जाता है, और वहाँ पर जो भी नसें रहती है उसको दबाव डालता है, और उस दबाव के कारण मरीज को उस नस के संचार वाले भाग में, जैसे कि पैरों में दर्द पैदा होने का संभावना रहती है। और ऐसे मरीजों को अगर कहीं हम जांच करते हैं
तो पाते हैं कि उसमें जो डिस्क का जो हाइट है या डिस्क का जो ऊंचाई है वो कम हो गया, दब गया। तो उसको विशेष एक्सरे जैसे कि MRI और CT करके देखते हैं कि उसमें कितना दबाव है नस में, क्योंकि साधारण एक्सरे में नस का चित्रण नहीं होता है। खाली एडवांस MRI या CT स्कैन जैसे जांच में ही पता चलता है। और जैसे पेशेंट को अगर कहीं डिस्क की शिकायत है तो उसको पहले कोशिश करते हैं कि वो बिना ऑपरेशन के उसको इलाज करके देखे, और जिसमें कि बेल्ट लगाने का है, कुछ दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, फिर एक्सरसाइज है या सिकाई है और रेस्ट। इन सब से अगर कहीं नहीं ठीक होता है तभी सलाह दी जाती है कि उसको ऑपरेशन करा के उस समस्या से समस्या उसका दूर हो जाए। सर, अपने हाईटेक हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है स्लिप डिस्क के कारण? हमारे हॉस्पिटल में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। स्लिप डिस्क से कंसर्न ऑपरेशन होता है, उसके बाद जैसे किसी को इंस्ट्रूमेंटेशन भी करना पड़ गया, जैसे पीछे स्पाइन को या रीढ़ की हड्डी को स्थिर करने के लिए कुछ विशेष उपकरण लगाए जाते हैं, जिसका सुविधा यहाँ पर है। अभी तक कितना ऑपरेशन किए गए हमारे स्लिप डिस्क का? स्लिप डिस्क का महीने में एक आध ऑपरेशन तो होता ही है, एक आध दो ऑपरेशन। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नदल शर्मा है। मैं यहाँ पर मिनिमल इन्वेजिव सर्जन हूँ। हमने यहाँ पे अभी बहुत सारे कोविड पेशेंट्स को ठीक करके भेजा है। अब जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो पोस्ट कोविड पेशेंट सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। उसमें हमारी यहाँ की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और हम यहाँ पे सर्जिकल पेशेंट्स भी, एज अ सर्जन मैं सर्जरी के बारे में बात करूँगा, तो सर्जिकल पेशेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जितने इमरजेंसी केसेज हैं, अगर वो कोविड पॉजिटिव हैं तो भी ठीक है, पॉजिटिव नहीं है तो उनको सेपरेट रख के ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उनका अलग से रूम बना के उनकी भी इमरजेंसी सर्जरीज हो रही है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सर्जरी नहीं है, कोविड पॉजिटिव है तो सर्जरी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे इवन उनकी भी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज हो रही है यहाँ पे कंटिन्यूसली इमरजेंसी केसेस की। जैसे परफोरेशन आता है, पेट की हड्डियाँ फट जाती हैं, या अभी तो गैस्ट्राइटिस फीचर बहुत आ रहा है लोगों में, स्टोन्स बन रहे डिहाइड्रेशन के वजह से कोविड में, तो ये सारों का इलाज अभी यहाँ पे चालू है। लेप्रोस्कोपी संबंधी अपना चल रहा है, उसमें क्या क्या ऑपरेशन चल रहा है, किससे किससे? लेप्रोस्कोपी जैसे कि एक गाल पित्त की थैली में स्टोन है, वहाँ इन्फेक्शन हो गया, पेशेंट की कंडीशन मेडिकल से दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। अपेंडिक्स हुआ पेशेंट का, तो अपेंडिक्स अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं दूरबीन वाला या चीरे वाला। तो अगर पेशेंट का लंग्स ठीक है तो हम दूरबीन वाला ऑपरेशन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि उसमें रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। और पित्त की थैली का ऑपरेशन हो गया, अपेंडिक्स हो गया, अटड़ियाँ, कई लोगों की अटड़ियाँ फट जाती है मेडिकेशन की वजह से भी, परफोरेशन हो जाता है, तो उसका भी इलाज हम दूरबीन के द्वारा यहाँ पे संभव होता है।